नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। क्या विपक्षी एकता एक बार फिर इसमें फूट पड़ गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इंडिया ब्लॉक की अहम नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इंडिया ब्लॉक के फैसले के खिलाफ अपना कड़ा रुख अपनाया है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन ने पीएम मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को होने वाली नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार का ऐलान किया, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि वो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक में हिस्सा लेंगी। ममता ने यह भी दावा किया कि उनके साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी नीति आयोग की बैठक का हिस्सा बनेंगे। दरअसल ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन ने निजी हितों की वजह से इंडिया ब्लॉक के फैसले से अलग स्टैंड लिया है। ऐसे में यही सवाल है कि क्या इंडिया ब्लॉक में शामिल दल बीजेपी के दबाव में आ रहे हैं? इंडिया ब्लॉक की एकता एक बार फिर सवालों में है। नीति आयोग की बैठक ने इंडिया गठबंधन की अंदरूनी खींचतान को सामने ला दिया है। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के मुख्यमंत्रियों ने शनिवार को होने वाले नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार का ऐलान कर दिया, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इंडिया ब्लॉक के बहिष्कार को मानने से इनकार कर दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि वो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक में हिस्सा लेंगी। ममता ने ये भी दावा किया कि उनके साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी नीति आयोग की बैठक का हिस्सा बनेंगे। ममता और हेमंत सोरेन ने निजी हितों की वजह से इंडिया ब्लॉक के फैसले से अलग स्टैंड लिया है। दरअसल ममता को केंद्र से मदद की जरूरत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरोप है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में बंगाल के साथ भेदभाव किया गया है। ममता का दावा है कि बंगाल का 1,71,000 करोड़ रुपए का बकाया है, लेकिन उसे एक पैसा नहीं मिला। अब ममता अपने हक के लिए नीति आयोग की बैठक में जाने का फैसला कर चुकी हैं। বাজেটেও যেভাবে বাংলা সহ অপোজিশন স্টেটগুলোকে টোটাল বঞ্চনা করা হয়েছে, বিমাতৃসুলভ আচরণ করা হয়েছে, তার জন্য আমরা এই ডিসক্রিমিনেশনটা, এই পলিটিক্যাল বায়াসনেসটা মেনে নিতে পারছি না। वहीं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नीति आयोग की बैठक में शामिल होने की बड़ी वजह सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को भी माना जा रहा है, जिससे इन दोनों राज्यों के पास पैसों की खान आ सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को झटका देते हुए फैसला किया कि खनिजों पर दी जाने वाली रॉयल्टी को टैक्स नहीं माना जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि राज्य सरकारों को खनिज पर टैक्स लगाने का अधिकार है। अब ममता और हेमंत सोरेन पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में अपना दावा पेश करेंगे। दरअसल ममता और हेमंत सोरेन को एहसास हो गया है कि इंडिया ब्लॉक हो हंगामा तो कर सकता है, बहिष्कार कर सकता है, लेकिन अपने हक के लिए उन्हें सरकार के सामने बैठना ही पड़ेगा। सरकार से अपने हित के लिए बात करनी ही पड़ेगी। उधर बीजेपी भी इंडिया गठबंधन में शामिल ममता और हेमंत सोरेन पर दबाव बनाने में जुटी हुई है। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में झारखंड में बांग्लादेशी मुस्लिमों के बसने और अलगाववादी की जनसंख्या घटने का मुद्दा उठाया। साथ ही बंगाल और बिहार में हिंदुओं की घटती आबादी का मुद्दा भी उन्होंने उठाया। उन्होंने बंगाल और बिहार के मुस्लिम बहुल जिलों में हिंदुओं के गाँव खाली होने पर चिंता जाहिर की। निशिकांत दुबे ने कहा कि बिहार के किशनगंज, कटिहार, अररिया और बंगाल की मालदा और मुर्शिदाबाद सीट को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए, नहीं तो हिंदू गायब हो जाएंगे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एनआरसी लागू करने की भी मांग कर डाली। वहीं इससे पहले केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने बुधवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात कर नॉर्थ बंगाल को बंगाल राज्य से अलग कर नॉर्थ ईस्ट में शामिल करने की मांग की थी। सुकांता ने दावा किया था कि इससे नॉर्थ बंगाल में विकास होगा और केंद्र की योजनाओं का फायदा मिलेगा। He is making his own statement to divide the Bengal, and now from different sources
different party member is giving different type of statement to divide Bihar, to divide Jharkhand, to divide Assam, to divide Bengal. We strongly condemn this attitude. लेकिन बंगाल को लेकर बीजेपी की ओर से उठ रही इन मांगों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सच में बीजेपी नेता बंगाल के विकास और घुसपैठ के चलते इस तरह के दांव खेल रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई सियासी पेंच है? भले मामला कोई भी हो, लेकिन ये भी सच है कि इन मामलों ने इंडिया गठबंधन में शामिल ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन को बीजेपी के दबाव में तो ला दिया है। ऐसे में सवाल यही है, सरकार के विरोध और बहिष्कार के जरिए इंडिया गठबंधन कब तक अपने अंदरूनी खींचतान को रोक पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और समझने की कोशिश करेंगे क्या इंडिया गठबंधन के कुछ जो पार्टियां हैं वाकई दबाव में हैं, भारतीय जनता पार्टी के दबाव बना रही है, या फिर ये जो अलग रास्ता अपनाया जा रहा है उसके पीछे की वजह क्या है? इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राकेश पोद्दार जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, स्वागत है आपका। विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, स्वागत है आपका सर। और सुमित मेहरोत्रा जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं TMC के, आपका भी बहुत स्वागत है। सुमित जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। सर, ये वजह क्या है, इंडिया ब्लॉक से अलग राह अपनाना, ये क्या बताता है, क्या जताता है? जी, तो आपको मतलब देखिए, सबकी सोच अलग होती है, ठीक है। हम लोग चुनाव साथ में लड़े हैं, सारी चीजें हम लोग कोई विरोध में नहीं है ना, सोहेल जी कोई विरोध में है ना, ममता जी विरोध में है। पर नीति आयोग की अगर मीटिंग हो रही है तो उसमें जाकर के अगर सबका पक्ष में कर रहे हैं, हम अपनी बात को रखना है, तो क्या ये गलत है क्या? आप मुझे बताइए। अगर बात गलत और सही की नहीं है, बात ये है कि इंडिया ब्लॉक की तमाम पार्टियां, इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियां अगर नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर रही हैं, नहीं जा रही उसमें, तो आप लोग कैसे फिर इंडिया ब्लॉक के साथ है, इंडिया गठबंधन के कैसे साथ है सर? ये तो विपक्षी जो भारतीय जनता पार्टी है वो कह रही कि फूट हो गई है, कि ममता दीदी साथ में आ गई और कुछ चैनल वाले, हम लोगों के तो कोई फूट नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे CPM हो, चाहे कोई हमारे इंडिया ब्लॉक के कोई मेंबर हो, हमारे कोई फूट नहीं है। पर हम लोग क्या बंगाल विकास के लिए कोई बात नहीं कर सकते? कोई प्लान जो हम लोग के पास है, हम लोग फंड के लिए, हम लोग को विकास की बात करनी है, रोजगार की बात करनी है। पर भारतीय जनता पार्टी के लोग ना रोजगार की बात करते हैं, ना विकास की बात करते हैं। केवल और केवल आप देश में लड़ाई झगड़े की जरूर बात ये लोग करने सकते हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए ना, 10 साल में इन्होंने विकास के ऊपर क्या बात करी? अभी भी जो बजट आया है, वो बजट देश के अनुरूप है, बिल्कुल। जनता को क्या मिला? मिडिल क्लास को कैसे मिल रहा है? मिडिल क्लास को नहीं, तो फिर क्यों जा रहे हैं हम नीति आयोग? आप भी उनके साथ रहिए ना, आप भी बहिष्कार करिए। फिर उसके बाद एक तरफ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कर दिया, NDA ने ऐसा कर दिया, और उसके बाद आप नीति आयोग की बैठक में जाते हैं। जब पूरा इंडिया गठबंधन बहिष्कार कर रहा है, तो फिर ममता और हेमंत सोरेन क्यों साथ में है? देखिए, हेमंत सोरेन जी और हम लोग पहले भी आपको बता चुके, तो हम विरोध में नहीं है, विरोध में नहीं है, ना रहेंगे आगे तक। और हम लोगों का जो एजेंडा है विकास की बात है, कि हम लोग विकास की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप विकास की बात कर रहे हैं। विजय कौशिक जी, आप लोग विकास की बात नहीं करते हैं क्या? ममता बनर्जी कह रही है कि हम विकास की बात कर रहे हैं, हेमंत सोरेन कह रहे हैं हम विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या इंडिया ब्लॉक विकास की बात नहीं कर रहा है? आप लोग नहीं चाहते कि देश में विकास हो? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर देश रहेगा तभी तो विकास की बात होगी। मोदी जी तो देश के सर्वनाश पर बैठे हुए हैं। इस देश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, तमाम मुद्दों की भरमार है, जिसके चलते आज आम जनता में हाहाकार है। हाँ। लेकिन मुद्दे क्या चल रहे हैं? हिंदू मुस्लिम। नीति आयोग कौन सी नीतियां बना रहा है? दिखावटी नीतियां बना रहा है। जिस तरह से सरकार दिखावटी आंकड़े जारी कर रही है, इसी तरीके से देश भर में एक प्रोपेगेंडा बीजेपी द्वारा चलाया जा रहा है, और उसमें अगर हमारा कोई सहयोगी दल उस प्रोपेगेंडे में फंसकर उनकी बैठक में जाए, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो मुद्दों पर आधारित है। अगर इस मुद्दे पर नहीं, तो ममता बनर्जी क्या मुद्दों की बात नहीं करती हैं क्या? हेमंत सोरेन क्या मुद्दों की बात नहीं करते हैं क्या? आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं नीति आयोग की बैठक का, ये कह रहे हैं हम तो जाएंगे जी। देखिए, उनका अपना एक नजरिया है, वो जाना चाहे जाए। हमारा जो एक डिसीजन था कांग्रेस पार्टी का, वो हमने अपने सहयोगी दलों के सामने रखा है, और जो लोग हमारी बात से सहमत हैं वो नहीं जाएंगे।
नहीं, आपको क्या वजह इसके पीछे लगती है कि ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन क्यों जाने के लिए तैयार हो गए? देखिए, हेमंत सोरेन जी अभी जेल से आए थे। हाँ, वो भाजपा के षड्यंत्रों में फंसकर, हाँ, अब क्या डीलिंग हुई है उनकी बीजेपी के साथ जेल से बाहर आने को लेकर, ये वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। इसी तरीके से ममता बनर्जी के भतीजे हैं और लोग हैं, मतलब दबाव बना रही है बीजेपी, केंद्रीय एजेंसियों का दबाव बना रही है, इसलिए जा रहे हैं लोग। एक चीज मुझे आप बता दीजिए रेशुका जी, ईमानदारी से, आपको याद होगा कि ममता बनर्जी के मंत्री के पीए के यहाँ से इतने करोड़ बरामद, उसके यहाँ से इतने करोड़ बरामद, आज तक उन मामलों में आगे क्या हुआ है? कभी सरकार ने पक्ष रखा है? नहीं, मतलब क्या आपके कहने का, ये बताइए ना। आप ये बताना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि सपोर्ट है भारतीय जनता पार्टी का ममता बनर्जी को? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मिलीभगत हो गई है, कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने डराकर धमकाकर ठीक है हमारे इन सहयोगी दलों के ऊपर दबाव। ठीक है, चलिए मैं राकेश जी, मैं आ रही हूँ, एक सेकंड में आपका रुक कर रही हूँ। उससे पहले सुमित जी जल्दी से रिएक्शन दीजिए। कह रहे हैं कि आप लोगों के ऊपर दबाव है, अब आप लोगों का रुख भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो गया है, एनडीए की तरफ हो गया है, अब इंडिया ब्लॉक की तरफ आप लोगों का रुख नहीं है, बेहद दबाव में है आप लोग। नेहा जी देखिए, हमारे साथी कांग्रेस के प्रवक्ता सबको ये मालूम होना चाहिए कि शेरनी बंगाल की जो शेरनी है वो अकेले दम पे लड़ाई लड़ी है और अकेले ही दम पे लड़ाई लड़ेगी आगे भी। वो न भारतीय जनता पार्टी से डरी है न डरेगी आगे भी, न झुकी है न झुकेगी। पर ये कांग्रेस जो कह रही है, अभी आरोप लगा रही कि उनकी साठगांठ होगी, कहाँ साठगांठ होगी? ऐसे खुलकर के चुनाव लड़ा है, विपक्ष में चुनाव लड़ा है। आप मुझे बताइए ना, साठगांठ करके लोग क्यों लड़ते हैं आपके संग? क्यों इंडिया गठबंधन में हम तो नहीं आते? पर ये आप आरोप लगा करके, अब आरोप लगा रहे हैं आप, कांग्रेस के प्रवक्ता था, यही चीज आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कही थी ममता दीदी के संग वहां पे चुनाव के समय पे, जो देखिए हाल देखिए उनको अपनी भी सीट गंवानी पड़ी। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि किसी भी तरीके से नहीं, तो फिर क्या वजह है? ये निजी हित है क्या? ये निजी हितों की वजह से क्या इस तरफ झुकाव हो रहा है? नहीं देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए सभी लोगों का अपना अपना हित है अब प्रदेशों को लेकर के। भाई झारखंड को भी विकास कराना है, बंगाल को भी विकास की बात करनी है, रोजगार की बात करनी है। तो अगर वहां पे जाकर के हम अपना पक्ष रख रहे हैं, अगर वो नहीं मानेंगे तो नहीं मानने दीजिए, हमें तो मानने का फंड चाहिए ना। मुझे पता ही है कौन देगा फंड, फंड तो हमें केंद्र से लेना है ना, लड़के लेना है, लड़के लेना है, फंड और सारी चीजें लड़के लेना है, लड़के ही लेंगे हम, चाहे कांग्रेस होती चाहे एनडीए है, हमें लड़ाई लड़नी है विपक्ष में। ठीक है राकेश पोद्दार जी, ये तो सीधे सीधे कहा जा रहा है आप लोग दबाव बना रहे हैं ममता बनर्जी पे और हेमंत सोरेन पर, केंद्रीय एजेंसियां छोड़ रखी है कि जाइए इन्हें परेशान करिए, वो दबाव बनाती है और यही वजह है कि आप लोगों की तरफ उनका झुकाव आ रहा है। देखिए नेहा जी, ना भारतीय जनता पार्टी को किसी को झुकाती है। भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चिंता होती कि देश कैसे विकास। विषय कहा था, विषय घूमते घूमते आपस में ये दोनों लड़ चुके हैं। मैं कहना चाहता हूँ विषय था कि नीति आयोग, तो हमारी गवर्निंग काउंसिल की जो बैठक है उसमें नीति आयोग ने बैठक बुलाई है। सभी राज्यों को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलाया गया है, उप मुख्यमंत्री को बुलाया गया है। जो नए बजट सत्र के साथ जो बजट सभी राज्यों को जो दिया गया है उस राज्यों को देने की बात चल रही है। राहुल गांधी जी, नेहा जी चाहते हैं कि देश के अंदर नकारात्मक राजनीति करना है और गुमराह करना है। हम कहते हैं हमने तो सभी को बुलाया है, हिमाचल प्रदेश को भी बुलाया है, पंजाब को बुलाया है, दिल्ली को बुलाया, बंगाल को बुलाया है। हमने अपने हित के लिए नहीं बुलाया है, हमने जनता के हित के लिए बुलाया है कि आपको ये पैसा दिया जा रहा है, आप कहाँ खर्च कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, किस विभाग से पैसा खर्च कीजिए, इसकी बात की चिंता और देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी एनडीए रखना चाहती है। ये लोग आपस में ही लगे सीबीआई छोड़ दिया, ईडी छोड़ दिया। अरे भैया सीबीआई ईडी हम नहीं छोड़ रहे हैं, हम बुला रहे हैं कि देश की विकास की बात कर रहे हैं, अब इसके लिए बुला रहे हैं। ममता बनर्जी जी आ रही है, अपनी बात रखेंगे, रखना भी चाहिए, क्यों नहीं रखेंगे अपनी बात देश की प्रधानमंत्री के सामने? क्या वो देश की जनता वहां नहीं रहती बंगाल के अंदर? हम कहते रहते हैं, तो आ रही है तो अच्छी बात है, बंगाल की विकास की बात करेगी, हम तो स्वागत करते हैं। हम तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी स्वागत करते हैं कि इतिहास से बाहर निकलिए, आइए दिल्ली की बात करिए। पंजाब के मुख्यमंत्री के भी स्वागत करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा सवाल, मैं आ रही हूँ
सुमित मल्होत्रा जी, ये जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया रॉयल्टी टैक्स वाला, उसके साथ ही माना ही जा रहा है कि जैसे कि इन दोनों राज्यों के पास ही, यानी कि झारखंड और पश्चिम बंगाल के पास ही पैसों की खान आ सकती है। ये भी वजह है कि जो झुकाव है, इधर की तरफ जो झुकाव है वो हो रहा है कि इधर की तरफ अगर झुकाव होगा तो यहाँ से कुछ मिल पाएगा। इंडिया ब्लॉक के पास तो कुछ ऐसा है नहीं जिससे कि राज्य का भला हो सके। नेहा जी, देखिए जिस तरीके से हम लोग को अपनी बात रखनी है ना, भी इससे पहले भी नीति चुनाव से पहले भी हम लोगों ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया था कि जो बंगाल को फंड मिलना चाहिए उसमें कटौती करी है इन लोगों ने। हाँ। हम लोगों ने अगर कोई फंड की लिस्ट इनको दी है कि हमने कितना रुपया फंड चाहिए, नहीं तो फिर आपने क्या किया उसके लिए बताइए ना भाई। इंडिया ब्लॉक ने तो उसके लिए स्टैंड लिया, आपने क्या किया उसके लिए अगर फंड की कटौती की तो बताइए। अगर क्या हमारा अधिकार नहीं, क्या मुख्यमंत्री का अधिकार नहीं, क्या प्रधानमंत्री से कहने का, बताने का कि हम लोगों को क्यों नकारा जा रहा है, क्यों प्रदेशों को नकारा जा रहा है? जनता के हित के काम हो रहे, ना कि हम अपने झोली भर रहे हैं। पर आज मुझे बताइए, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पे पूरा आप फंड दे रहे हैं, उसमें कोई कटौती नहीं कर रहे हैं। तो आप बंगाल को बीच छोड़ रहे हैं, जब आप कह रहे हैं सभी को साथ में लेकर के चलेंगे, तो आप बंगाल को भी ठीक है। हक क्यों काटा जा रहा है, क्यों काटा जा रहा है राकेश जी? हक किसी को तो आप भरमार दे देते हैं, कहीं पर हक मार देते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, आज भी अपनी जेब भर रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन जल्दी से, फिर मैं नया जी, आज अभी इन्होंने जिन्होंने प्रवक्ता ने बोला, अभी भी गुमराह करने की बात कर रही है। हमारी देश ने टैक्स के पैसे 33% टैक्स के पैसे हमने ज्यादा कमाया और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। देश के अंदर बजट का पैसा किसी के प्रदेश में गया तो पश्चिम बंगाल में गया, पंजाब में गया, हिमाचल में गया, तब हमारे राज्यों में गया। लेकिन इनको पता नहीं है, देश को गुमराह कर रहे हैं। बजट उठा के देख लीजिए और बजट का पैसा देख लीजिए। अरे सर, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने ये कहा ना कि राज्य सरकारों को खनिजों पर टैक्स लगाने का अधिकार है। कोर्ट ने फैसला दिया ना सर। प्रधानमंत्री नहीं मांगती, बंगाल वालों के लिए हम तो मांग रहे हैं, फंड मांगे लिए, गंगावासियों के लिए। पर आप लोगों को केवल और केवल राजनीति करनी है, हिंदू और मुसलमान के लिए विकास की बात आप कर देंगे। कौन से आपने हिंदुस्तान में काम करे हैं, मुझे आप बताइए। नीति आयोग में बोला कि हिंदू और मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं। हमने नीति आयोग को, जो नीति आयोग में काउंसिल में जब बुला रहे हैं, हिंदू और मुसलमान की बात नहीं कर रहे। ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सुमित जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से। तो आज जो पश्चिम बंगाल और झारखंड की हो रही है, क्योंकि दोनों के मुख्यमंत्री जो है वो नीति आयोग की बैठक में जा रहे हैं, ऐसे में सवाल यही कि क्या इंडिया ब्लॉक का बहिष्कार कर दिया है, जबकि इंडिया ब्लॉक उस बैठक का बहिष्कार कर रही है जिस बैठक में दोनों जाने के लिए, यानी कि नीति आयोग की बैठक में जाने के लिए दोनों तैयार हुए। इस विषय पे तफसील से चर्चा कर रहे हैं, खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भूपेंद्र कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक है। भूपेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। भूपेंद्र जी, किस तरह से इसे देखते हैं? क्या वाकई एक दबाव है, जिस बात का जिक्र अभी कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा था कि ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन पर दबाव है एनडीए का, या फिर मंशा ये है कि साम दाम दंड भेद, जिस तरीके से हो सके अपने राज्य का विकास करना या अपने लिए जो एक अच्छा खासा अमाउंट है वो खींचना है? देखिए, बिल्कुल राजनीति में आपने नेहा जी बिल्कुल सही कहा, साम दंड भेद सब क्रियाओं से राजनीतिक लोग अपने आर्थिक पैकेज चाहते हैं अपने राज्य के लिए। और राजनीति तो बात की दूर से पहले, क्योंकि हर समर में राजनीति में अभी चुनाव आने वाले हैं, पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव आने वाले, झारखंड के आने वाले हैं, तो निश्चित रूप से वो ये मैसेज नहीं चाहते कि जनता के बीच में ये मैसेज जाए कि हम केंद्र के विरोध में हैं या फिर हम नीति आयोग में, क्योंकि उन्होंने पहले बहिष्कार किया था कि हम नीति आयोग के उसमें बैठक में नहीं जाएंगे। तो निश्चित रूप से वो चाहते हैं कि हमको कुछ पैकेज मिल जाए और आर्थिक रूप से, जिससे हमारा एक जो ध्रुवीकरण वाला जो वोट होता है और जिस तरह से एक छवि बनाई जाती है कि हम केंद्र कहता है कि हम जो नहीं निभा रहे हैं, राज्य संघीय व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, तो इस तरह से मैसेज है। और राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल होता है और निश्चित रूप से ये भी माना जाता है कि राजनीति में कोई स्थायित्व चीज नहीं होती। जहां अपने लाभ और फायदे दिखते हैं वहां पे नए समीकरण तैयार हो जाते हैं और नया गठजोड़ और नया गठबंधन निश्चित रूप से तैयार होता है। तो इसी राजनीति की कड़ी में है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव के कारण ये सब प्रक्रियाएं हो रही हैं, क्योंकि अंततः राजनीतिक पार्टियों का गोल तो यही रहता है कि हम सत्ता में पुनः वापसी करें और वो उस वापसी के लिए अपने हिसाब से अपने स्ट्रेटेजी बनाते हैं। और जिस तरह से, क्योंकि दोनों राज्यों में अपने क्षेत्र
तृतीय पार्टियां सत्ता में हैं और इस लोकसभा में भी एनडीए को काफी नुकसान हुआ है वहां पे, चाहे झारखंड हो चाहे पश्चिम बंगाल हो। तो निश्चित रूप से वो चाहते हैं कि वही हमारा जो तारतम्य है वो बना रहे और सरकार ये मैसेज दे जनता के बीच में कि केंद्र हमारे साथ भेदभाव कर रहा है और इस तरह से। और ठीक है, मैं लौटती हूँ सर। विजय जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, ये जो फूट पड़ी है, ममता बनर्जी एक महत्वपूर्ण कड़ी रही हैं इंडिया ब्लॉक में, इंडिया गठबंधन में। हेमंत सोरेन भी मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री हैं और एक अहम कड़ी। इन दोनों के अलग रास्ता अपनाने से क्या ये गठबंधन कमजोर हुआ है? क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, पहली बात जहाँ तक गठबंधन की है तो गठबंधन कतई भी कमजोर नहीं हुआ है। गठबंधन में हम अपने सहयोगी दलों की मजबूरियों को भी समझ रहे हैं कि अगर कोई सीबीआई ईडी के दबाव में काम कर रहा है तो उनकी अपनी मजबूरियां हैं। हालांकि हमारे सभी सहयोगी दल वक्त का इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो चाहे हेमंत सोरेन हो। समय आने पर ये सब भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस के बैनर तले इकट्ठे होने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगाएंगे। तो ये तो रही इनके साथ होने ना होने की बात। अब बात आती है कि भी सरकार की जो कुशासन वाली नीतियां हैं उनका बहिष्कार किया जाए या न किया जाए। तो कांग्रेस देश का प्रमुख विपक्षी दल है, उस नाते जो देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जो सरकार घोटाले कर रही है, मोदी सरकार जो इनकी जो आंकड़ेबाजी का जाल है जिसमें जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, देश की आर्थिक हालत को बदहाली की तरफ ले जा रहे हैं और तमाम तरह के घोटाले कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ आवाज उठाना हमारा नैतिक धर्म भी है, उसे हम उठाते रहेंगे। लेकिन साथ नहीं मिल रहा ना, आप आवाज उठा रहे हैं लेकिन आपकी आवाज अकेले हो जाए तो फिर उसमें दम नहीं होता ना। जो कहते हैं ना कि बंद मुट्ठी लाख की खुल जाए तो खाक की। अब जब बंद मुट्ठी आपकी जब हो नहीं पा रही सर, तो सवाल तो उठेंगे ना। ममता बनर्जी अलग रास्ता अपना रही है, हेमंत सोरेन अलग जा रहे हैं, आपके साथ है कौन? ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए नेहा जी, आज आपने बहुत बढ़िया सवाल इस देश के सामने रखा और एपीएम चैनल के माध्यम से मैं जनता को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी जो गवर्निंग काउंसिल की बैठक बुलाई है, इस बैठक में सभी राज्यों को हम देना चाहते हैं और सभी राज्यों की चिंता करता है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है, सोनिया गांधी का जो बेटा राहुल गांधी है देश के अंदर नकारात्मक राजनीति करता है, मुझे कि अगर ममता बनर्जी इस नीति आयोग की बैठक में आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके साथ है। हेमंत सोरेन अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं कि वो आपके साथ है। नेहा जी, मैं इस बात से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, हमारे लिए सभी राज्य एक बराबर हैं। कोई आए नहीं तो सीधे भेदभाव का आरोप लग रहा है ना आप लोगों पे। बजट आंध्र प्रदेश के साथ में ऐसी क्या बात बोलने तो मोदी जी को दिखाई देने लगा करने वाले लोगों को क्यों इस चैनल पर बुलाते? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जो बजट का पैसा मिला है हमारे लिए 140 करोड़ जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के आंखों का तारा है और मैं उनके घर में पहुंचाना चाहता हूं। नहीं, ये बताइए, एक बात बताइए मुझे राकेश जी 140 करोड़ जनता प्रधानमंत्री की आंखों का तारा है, ये बड़े बड़े जो डायलॉग आप लोगों की तरफ से बोले जाते हैं, जमीनी स्तर पर क्या पहुंच रहा है सर? सवाल तो उसका है ना राकेश जी, सवाल तो इस बात का है ना कि जब बिहार को विशेष पैकेज आप देते हैं, आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज देते हैं, तो फिर पश्चिम बंगाल को क्यों नहीं, वो झारखंड को क्यों नहीं वो बाकी राज्यों को मिला? नेहा जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। सुन लीजिए, बिहार को जो मिला सबसे ज्यादा पैसा उत्तर प्रदेश को मिला, उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब को मिला, पंजाब के बाद पश्चिम बंगाल को मिला, पश्चिम बंगाल के बाद हिमाचल को मिला। भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा नहीं है, बजट का आंकड़ा है। बजट में जितना पैसा दिया गया, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता होने के नाते में अगर आप कहिएगा झूठ बोल रहा है तो आप आंकड़े निकाल लीजिए, भारत सरकार का आंकड़े निकाल लीजिए, किसको पास किसके पैसे गए। हमारे लिए सभी बराबर है। अगर उत्तर प्रदेश में हमें सीटें नहीं आई तब भी मैंने उत्तर प्रदेश को देने का काम किया। सरकार है सर आपकी सरकार देंगे भी, देना भी चाहिए। पश्चिम बंगाल में तीसरे स्थान पे, पंजाब को मैंने दूसरे स्थान पे। विशेष पैकेज की मैं बात कर रही हूँ सर, मैं विशेष पैकेज की बात कर रही हूँ जो दिया गया बिहार को और आंध्र प्रदेश को, वो किसी और राज्य को नहीं दिया गया। इस बात को आप भी देख लीजिएगा और जान लीजिएगा। बहरहाल वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में इतना ही, नमस्कार।